नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चमकी बुखार, जेई, कालाजार और लू से प्रभावित जिलों में इलाज, संसाधन और जागरूकता की स्थिति को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की गई। सीएम नीतीश ने वर्चुअल माध्यम से स्थिति और तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई निर्देश दिए। इस बैठक में डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत कई पदाधिकारी शामिल रहे। खतरनाक यास तूफान को लेकर मौसम विभाग ने कहा है कि उड़ीसा के बालासोर के पास इसका लैंडफॉल हो गया है। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि अब यह धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा और बिहार आते आते इसकी स्पीड और कम हो जाएगी। बिहार के कई जिलों में 27 से 28 तारीख को भारी बारिश हो सकती है, तेज हवा भी चल सकती है। वहीं पटना के आसपास भी एक दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि बालासोर के आसपास इसका लैंडफॉल होना बिहार के लिए अच्छी बात है। 27 तारीख को मतलब कि अधिकांश जिलों में हल्की सी मध्यम वर्षा हो सकती है और एक दो जिलों में जैसे कि अधिकांश वेस्ट बिहार और नॉर्थ बिहार के जो ज़िले हैं उसमें कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है एक दो स्थानों पर। और 28 तारीख की बात करें तो सेम तरीके से कहें तो सिर्फ जो साउथ बिहार और जो कुछ ज़िले हैं जो पटना के सराउंडिंग वाले ज़िले हैं वहाँ एक दो जगहों पे हैवी रेन हो सकती है और उसके साथ साथ जो नॉर्थ बिहार, एक्सट्रीम नॉर्थ बिहार है वहाँ कहीं कहीं हैवी रेन हो सकती है। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान यास को लेकर बिहार के अन्य जिलों के साथ खगड़िया को भी रेड जोन में शामिल किया है और जिले में आगामी 27 मई से 30 मई तक यास का व्यापक असर पड़ने का अनुमान लगाया गया है और इस दौरान तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात होने की भी आशंका जाहिर किया है। हालांकि चक्रवाती तूफान यास का जिले में प्रभाव देखा जा रहा है। कलसिया जिले में कल भी तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई थी। वहीं तेज बारिश होने के कारण टाउन थाना इलाके के नवटोलिया गांव में एक पुराना खपरेल घर पूरी तरह जमींदोज हो गया, जिसके मलबे में दबने से एक किशोर की मौत हो गई जबकि 3 बच्चे जख्मी हो गए। हालांकि जिले में कहीं कहीं आज भी बारिश हुई है। बिहार राज्य की भी बात करें तो खगड़िया भी उन जिलों में है जहां पर इसका प्रभाव मुख्यतः देखा जाएगा कि बिहार के जो प्रांत हैं, बिहार प्रांत जो और खासकर खगड़िया जिला इत्यादि जो है 27 से लेकर 30 तारीख के बीच में इसमें अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया। हालांकि इसका प्रभाव अभी से ही देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही काफ़ी बारिश हुई है तो हम लोग को अभी से ही अलर्ट रहने की आवश्यकता है। खगड़िया जिला की अगर बात करें तो रेड जोन में खगड़िया जिला आता है, यानी कि यहाँ पर उसका काफ़ी प्रभाव रहेगा। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के छोटे भाई शिव कुमार चौहान का कोरोना से निधन हो गया। शिव कुमार चौहान के निधन के बाद से उनके परिवार में शोक की लहर है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। किसान आंदोलन के समर्थन में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काला दिवस मनाया है। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार तानाशाही रवैया अपना रही और पिछले 6 महीने से किसान आंदोलन चल रहा और लेकिन फिर भी केंद्र सरकार किसानों की मांग नहीं मान रही है। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की है कि कृषि बिल कानून को वापस लिया जाए और किसानों की मांगों को माना जाए। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कृषि कानून वापस करना होगा, करना होगा, करना होगा। कृषि कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। सरकार जुल्म के टक्कर में संघर्ष
बेगूसराय में लॉकडाउन के नाम पर व्यवसायियों के साथ मारपीट और आर्थिक दोहन के खिलाफ जिला व्यवसाय महासंघ ने 48 घंटे का हड़ताल किया है। शहर के सभी थोक एवं खुदरा दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी। व्यवसायियों का आरोप है कि 6 से 10 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति के बावजूद पुलिस के द्वारा लॉकडाउन के नाम पर मनमानी की जाती है। सामान आने जाने के दौरान पिटाई की जाती है और पकड़कर अवैध राशि की उगाही की जाती है। इसके खिलाफ 48 घंटे का हड़ताल किया गया। हड़ताल के पहले दिन व्यवसायियों ने शहर में घूम कर थोक विक्रेताओं के दुकान को बंद कराया है। हालांकि हड़ताल के आह्वान को लेकर अधिकतर दुकान को दुकानदार ने बंद रखा है। लॉकडाउन के दरमियान व्यवसायियों को परेशान करना, उनसे उगाही करना, इसके विरोध में तमाम गल्ला व्यवसाय और जो आवश्यक सेवाएं हैं वो सारी बंद हैं। अब पूरा बाजार घूम करके देखिए, कहीं एक भी दुकान खुली हुई नहीं है। सारे व्यवसायी अपना दुकान बंद किए हुए हैं और पुलिस अपने रवैये में सुधार नहीं करती है। तो अभी तो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, उसके बाद ये अनिश्चितकालीन। नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड के बड़ाड़ा गांव में हुए शादी समारोह के दौरान बारबालाओं के ठुमके का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा। जो एक सरकारी सामुदायिक भवन में शादी समारोह के दौरान बारातियों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बारबालाओं को बुलाया गया था। वहीं बिना सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के ही लोग बारबालाओं के साथ ठुमके लगाते नजर आए। कार्यक्रम चलता रहा, मगर हैरानी की बात यह कि स्थानीय चौकीदार को इसकी भनक तक नहीं लगी। नूरसराय थानाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने वायरल वीडियो की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। बेगूसराय में एक और जहां लॉकडाउन के नाम पर लोगों की पिटाई की जा रही, वहीं दूसरी ओर शादी समारोह में जमकर बारबालाओं से ठुमके लगवाए जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही। वहीं बेगूसराय में एक शादी समारोह में बारबालाओं के डांस का एक वीडियो वायरल हो रहा। वायरल वीडियो चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के शिवपुर गाँव का बताया जा रहा। शिवपुर गाँव के अरविंद चौधरी की बेटी की शादी समारोह 23 मई को आयोजित थी। शादी समारोह में बारबालाओं का डांस प्रोग्राम रखा गया था। आप वीडियो में देख सकते हैं किस कदर बारबालाएं डांस कर रही है। लोग बारबालाओं के साथ ठुमके लगा रहे हैं। अब सवाल उठता यह है कि लॉकडाउन में शादी समारोह में 20 लोगों के शामिल होने का निर्देश है और ऐसे में कैसे लोग न सिर्फ शादी समारोह का आयोजन कर रहे हैं बल्कि उसमें बारबालाओं का डांस भी कराया जा रहा है। लेकिन पुलिस को इसके भनक तक नहीं लग रही। वही वीडियो सामने आने के बाद चेरिया बरियारपुर थाना पुलिस ने कहा कि वीडियो की जांच कराई जा रही और जांच के बाद मामला दर्ज किया जाएगा। एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली। एसटीएफ के बताते चले कि सात मुठभेड़ में 50,000 के नामी अपराधी विक्की राय गिरोह के सदस्य कुख्यात अपराधी चुवा को गोली लगी है, तो जिसके बाद एसटीएफ ने उसे पकड़ लिया। बेगूसराय के सिमरिया में हुए इस एनकाउंटर में दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, जिसमें चुवा को गोली लग गई। एनकाउंटर वाली जगह से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुआ है। समस्तीपुर में इन दिनों अपराधी का मनोबल ऐसा बढ़ा हुआ है कि पुलिस सुस्त, अपराधी मस्त होता जा रहा। तभी तो बेखौफ अपराधी लूट, हत्या जैसी वारदात को अंजाम देने में नहीं चकता। नगर थाना क्षेत्र के काशीपुर में अस्पताल में इलाजरत मरीज पर अपराधियों ने गोली चलाई। हालांकि फायरिंग में मरीज बाल बाल बच गया। घटना से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कल्याणपुर थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर निवासी दीपक कुमार सड़क हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, जिसको इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बेखौफ अपराधियों ने
अस्पताल में घुसकर मरीज पर गोली चला दी। वही सूचना पर नगर पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान करने में जुटी है। जो 23 तारीख को एक्सीडेंट किया था, इसके बाद अस्पताल में भर्ती था। इस पर आज सुबह में करीब 5:30 बजे गोली कांड की घटना हुई। प्रारंभिक पूछताछ से की गई है तो बता रहा है कि पूर्व से इसका दुश्मनी कुछ पड़ोसी गाँव के लोगों से चल रहा है, इसमें जमीन संबंधित विवाद है, उसी के द्वारा ये घटना करवाया गया है, ऐसा इसको लग रहा है। साथ ही इसमें हमला होने से बेगूसराय में जदयू विधायक राजकुमार सिंह का अधिकारियों को डांटने और फटकारने का एक वीडियो वायरल हो रहा। दरअसल विधायक राजकुमार सिंह समर प्रखंड में निजी कार्यक्रम में गए थे, जहां स्थानीय लोगों ने विधायक को रोककर समूह प्रखंड में कार्यरत सीआई की शिकायत की। ग्रामीणों की शिकायत पर विधायक ने सीआई को डांटते हुए कहा कि भ्रष्टाचार आप करिए और बदनाम सरकार हो, ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने चेतावनी दे डाली कि अगर आगे से आपकी कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ तो आप कहां रहेंगे या आप समझ सकते हैं। आक्रोश में वहां के सीआई के खिलाफ लोग थे। हमने सीआई को बुलवाया और पूछा तो सब लोग अपनी अपनी व्यथा कहने लगे कि ये बगैर पैसे का भ्रष्टाचार काफी है। तो इसीलिए हमने सीआई को निर्देश दिया कि आप ऐसा ना करें, और आप सभी लोगों को पता है कि इस सरकार का भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है, और किसी अधिकारी की बदौलत सरकार की बदनामी होती है तो वो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सभी लोग हैं, जनता भी खिलाफ। 21वीं सदी में भी अंधविश्वास और जादू टोना के चक्कर में लोग सारी हदें पार कर हैवानियत कर बैठते हैं। ताजा मामला जमुई के सिमुलतला थाना क्षेत्र के टेलवा गांव का है। यहाँ कुछ लोगों ने एक तांत्रिक के बहकावे में आकर हैवानियत की हदें पार करते हुए 2 बच्चियों न केवल बर्बरता से पीटा बल्कि उन्हें पूरी तरह नग्न कर वीडियो भी बनाया। और इतना ही नहीं, उन दोनों मासूम बच्चियों के केस भी काट डाले। उन्हें मृत बच्चे को जीवित करने का दबाव डालने लगे। इसकी सूचना पर जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो उन्हें भी स्थानीय लोगों ने पीड़ित बच्चियों को सौंपने से इनकार कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने शक्ति दिखाई तो बच्चियों को उनके हवाले किया गया। फिलहाल मामले में 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और नामित सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। शेखपुरा में सीमा क्षेत्र में के विवाद में बता दें कि वृद्ध की एक शव पड़ी रही और मामला शेखपुरा के कोसुम्बा ओपी क्षेत्र का है, जहां गया क्यू रेलखंड के कोसुम्बा रेलवे गुमटी से सटे महज 10 कदम की दूरी पर बता दें कि वृद्ध व्यक्ति की रेल के इंजन से कटकर मौत हो गई और घटना की सूचना प्रशासन को दी गई। नवादा रेल थाना पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए एक हवलदार सुनील कुमार को जांच के लिए घटनास्थल पर भेज दिया। वहीं घटनास्थल पर नवादा की पुलिस पहुंच गई, लेकिन सीमा विवाद के कारण शेखपुरा के नाई कोसुम्बा ओपी की पुलिस पहुंची और नाई शेखपुरा रेल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। जब विवाद अधिक बढ़ गया तो कोसुम्बा पुलिस को घटनास्थल पर आना पड़ा। उसके बाद रेल से सटे कट यानी वृद्ध व्यक्ति के शव को रेलवे ट्रैक से उठाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए शेखपुरा सदर अस्पताल भेज दिया गया। इसका कोई पहचान नहीं। मतलब कब कटे, कैसे, क्या इसका तो ट्रेन से कहा। कब सूचना कब आई थी? मतलब आप लोग सूचना सवेरे मिला है। आप लोग को सुबह में सूचना मिला है 9 बजे। ग्रामीणों से पता चल रहा है कि शाम के ही जो है ये घटना घटी है, लेकिन अभी तक इसका ग्रामीणों से पता चला। जी पहचान हुई है? नहीं, पहचान तो नहीं। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती यास तूफान का असर देखने को मिल रहा। दरभंगा में अहले सुबह से ही तेज हवा के साथ आसमान में काले बादल छाए गए और रिमझिम बारिश भी शुरू हो गई, जिसके चलते जिले में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया और मौसम सुहाना हो गया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी से लोग परेशान चल रहे थे, लेकिन यास तूफान के कारण मौसम का मिजाज बदलने लगा और ठंडी हवा के साथ रिमझिम बारिश होने लगी, जिससे लोगों को काफी राहत मिली। वहीं मौसम विभाग की माने तो 27 मई तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है।
वो अपना विकराल रूप धारण किए हुए था। टेम्परेचर 40 के पार हो गया था। दरभंगा के लोग जो है इस उमस भरी गर्मी को झेलने को मजबूर थे। इसमें यह मौसम अनुकूल हुआ है, इससे राहत महसूस हो रही है। हवाएं चल रही है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, तो लोगों को अच्छा अनुभूति। 1,25,000 माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगी, यानी पटना हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाई गई थी, जो हटने की उम्मीद बता दें कि वह बढ़ गई। महाधिवक्ता ललित किशोर ने शिक्षा मंत्री के अनुरोध पर एक बार फिर इस मामले की और चीफ जस्टिस के समक्ष इस मामले को रखा। महाधिवक्ता ने चीफ जस्टिस से कहा कि राज्य सरकार ने हलफनामा दायर कर अंडरटेकिंग दिया है कि विकलांग उम्मीदवारों को 4% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर ब्लाइंड एसोसिएशन ने रीट याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शिक्षकों की बहाली पर रोक लगा दी थी। उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि गत मार्च में ही मामले की सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन होली के अवकाश और कोरोना के कारण सुनवाई नहीं हुई। महाधिवक्ता ने इस मामले पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया। महाधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता की मांग सरकार ने मान ली है और इसलिए पूरी बहाली को रोक के रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इस पर चीफ जस्टिस ने कोर्ट मास्टर को संबंधित फाइल पेश करने का निर्देश दिया और इस मामले पर शीघ्र सुनवाई होने की संभावना है। बगल से एक अच्छी खबर, जहां सीएम नीतीश कुमार से प्रभावित होकर एक ठेले वाले ने अपनी पूरी पूंजी गरीबों में बांट रहा है। जी हां, बगल बाजार का अकबर अली ठेला पर पहले फल बेचा करता था, लेकिन कोरोना काल में सीएम के कार्य से प्रभावित होकर अपनी पूरी पूंजी मास्क और सैनिटाइजर में लगा दिया है। लोगों में एक गरीब ठेला वाला फ्री में मास्क और सैनिटाइजर पिछले 1 महीने से वितरण कर रहा। अकबर बेहद ही गरीब परिवार से, खुद ठेला पर फल बेचता है, लेकिन सीएम के कार्य से इतना प्रभावित हो गया कि वह पूरी पूंजी लोगों की जान बचाने में लगा दिया है। अकबर कहता है कि जब लोग बचे रहेंगे तो मैं फिर कमा लूंगा, लेकिन मैं इस समय सीएम की तरह लोगों की सेवा कर रहा हूं। पूरे बग्गा में इस ठेले वाले की चर्चा हो रही है। कोरोना की लड़ाई में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सरकार लोगों को जागरूक कर रही है और इन सब के बावजूद लोग सुदूर इलाके में वैक्सीनेशन सेंटर पर 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग नहीं पहुंच पाते हैं। इसको देखकर टीका एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। सिवान जिला के समानालय से टीका एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सिवान डीडीसी दीपक सिंह समेत स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सिवान से डॉक्टर यदुवंश शर्मा ने बताया कि टीका एक्सप्रेस सभी प्रखंडों में जाकर लोगों को टीकाकरण करेगी। सिवान सीएस ने कहा कि 19 प्रखंडों में कुल 34 टीका एक्सप्रेस घूमेगी। प्रतिदिन एक वाहन से 200 टीका लगाया जाएगा और इस तरह सिवान में प्रतिदिन टीका एक्सप्रेस से कुल 6,800 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। प्रतीकात्मक रूप में टीका एक्सप्रेस रखा गया है। 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को उनके गांव में ही वैक्सीनेशन करने के लिए इस गाड़ी को शुरुआत की गई है। ये हर पंचायत में जाएगी, प्रतिदिन जाएगी और वहां जाके वैक्सीनेशन करेगी लोगों को। टोटल कितनी गाड़ियाँ से चला? टोटल 34 गाड़ियाँ। 34 गाड़ियाँ जी। तो सर ये जो गांव में जाएगी तो क्या रजिस्ट्रेशन करेगी या वहीं टीका देगा बिना रजिस्ट्रेशन? नहीं, बगैर रजिस्ट्रेशन हम कोई टीका नहीं दे सकते हैं। वहाँ पे यदि नेट काम कर गया तो वहीं पे ऑन स्पॉट जो डेटा ऑपरेटर होंगे करेंगे, अन्यथा वो कागजात लाके पीएचसी पर उसको अपलोड। ग्रामीण क्षेत्रों में जब सरकारी अस्पताल का हाल खस्ता हाल है तो कोरोना जैसी महामारी में लोगों का झोला छाप डॉक्टरों के पास जाना लाजमी है। और ऐसे एक तस्वीर आई है रक्सौल जिले के रामगढ़वा प्रखंड के पीपरपाती गांव से, जहां पर 5 पंचायतों के करीब 40,000 की आबादी के स्वास्थ्य सुविधा के लिए करोड़ रुपए की लागत से पीपरपाती गांव में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था, लेकिन सरकार की उदासीनता कहिए या स्वास्थ्य विभाग की लाचारी, 2013 के बाद आज तक अस्पताल में एक भी स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल को देखने तक नहीं आया।
नतीजा अस्पताल के भवन पर स्थानीय लोगों का कब्जा है। किसी कमरे में कोई रहने लगा है तो किसी कमरे में जलावन के लिए लकड़ी रखा हुआ है। अंदर में गांव के असामाजिक युवक बैठकर जुआ खेलते हैं। भवन की स्थिति बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। नई पीएससी प्रभारी कमाल पाशा का अपना विभागीय रोना है। इनके मुताबिक कोई स्वास्थ्यकर्मी नहीं है। जब स्वास्थ्यकर्मी होंगे तो अस्पताल को चालू किया जाएगा। आबादी के बीच में ये बस एक ही ये हॉस्पिटल था जो 2013 में बन के तैयार हुआ। अभी इसकी हालत बहुत ख़राब है। कोरोना की जो है स्थिति ये है कि अब जो है गांव देहात में भी जो ये फैल चुकी है। इस पोजीशन में किसी का अगर तबीयत खराब होता है तो लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है, नहीं तो मजबूरन गांव के झोला छाप डॉक्टरों से दिखाना पड़ता है। अच्छा है, बंद है इसलिए कि ना वहाँ डॉक्टर है ना स्टाफ है। जब डॉक्टर स्टाफ का हो जाएगा बहाली तो हम उसको चालू कर देंगे। एक डॉक्टर आए भी थे तो चले गए। समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में घर से शौच के लिए निकले एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई। इसके बाद जब महिला बेहोश हो गई तो उसे मरा समझकर दुष्कर्मियों ने उसे नग्न अवस्था में घर से दूर चौर में बिजली के खंभे से फंदा लगाकर छोड़ दिया। वहीं सूरज चढ़ने के साथ गांव के लोग जब खेत देखने गए तो एक व्यक्ति ने बिजली के खंभे से महिला को बंधा बेहोशी की हालत में देखा। शोर मचाने के बाद आनन फानन में दौड़ पड़े ग्रामीणों ने महिला को पोल से खोलकर स्थानीय स्तर पर इलाज कराना शुरू किया। गाँव में ही अपने घर में ही जब ये अपने बाड़ी गई, अपने बाड़ी में देखी क्या कि शौच करने गई थी तो वहाँ देखी 2 लड़का है और दोनों लड़का इसके साथ बदतमीजी किया है और ये अभी बोलने के काबिल नहीं है। बोलने की संक्रमण और लॉकडाउन को देखते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा मई और जून महीने के राशन गरीबों को मुफ्त में दिया जाने के मामले पर खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव विनय कुमार ने दावा किया कि अभी तक 40% से ज्यादा लोगों ने अनाज ले लिया है। दोनों योजनाओं का अनाज लोगों को देने का काम 8 मई से चल रहा है और यह 8 जून तक चलेगा। विभाग के प्रधान सचिव का कहना है किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति को अनाज से वंचित नहीं होना पड़े। इसको लेकर सभी अधिकारियों को विशेष निर्देश भी दिया गया है। जो अनाज की कीमत है वो राज्य सरकार ने उसको पे किया है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो अतिरिक्त अनाज है वो भारत सरकार की तरफ से निःशुल्क बांटा गया है। हम लोगों ने मई का वितरण चक्र 8 तारीख से आरंभ किया था, तो मुझे लगता है कि हम लोग अगले 8 तारीख तक इसको 8 जून तक इसको पूरा करेंगे ताकि सभी लोगों को दोनों योजनाओं में मुफ्त अनाज का लाभ मिले। पूर्णिया के विभिन्न दवा दुकानों में पुलिस द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर के नेतृत्व में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान कई दवा दुकानदारों से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवा कोरेक्स कफ सिरप पुलिस ने बरामद किया और यह कार्रवाई लाइन बाजार प्रभात कॉलोनी में की गई। कंपनी नहीं बनाता ना, कंपनी ही नहीं बनाता। ये बिल पे आता है कम मात्रा में आता है। अब लाइसेंस बिल एक्चुअली में लॉकडाउन के कारण जैसे अभी मेरा ये इंक खराब है तो आज हम बिल नहीं भेजें तो वो कल आ जाएगा बिल। वहाँ पर अभी नहीं मालूम चला किनके नाम पर है लाइसेंस है, वो फरार है। वो वहाँ पर करीब लगता है कि 100 पेटी कोडीन पकड़ाया है और यहाँ पर सब 50 फाइल पकड़ाया है। 50 फाइल क्या है? ये कोडीन है, प्रतिबंधित दवा है। इन्होंने इसका अभी स्वतंत्र नहीं बताया है कि भाई कहाँ से उन्होंने परचेज किया है, उसका परचेज बिल नहीं दिखवाया। नालंदा के रहुई थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बता दें कि देखपुरा गांव से पिकअप वाहन से लदे भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब को बरामद करते हुए पिकअप वाहन को जब्त कर लिया। हालांकि पुलिस को देखते ही ड्राइवर भागने में सफल रहा। नव पदस्थापित आईएएस मनोज कुमार ने बताया गुप्त सूचना मिली थी कि पिकअप वैन में शराब की खेप लाई गई है। इसी सूचना के आधारित पर त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की गई और भारी मात्रा में शराब जब्त की गई। खगड़िया में अपराधी इन दिनों तांडव मचा रहे हैं। पिछले बात की जाए तो एक सप्ताह में जिले के अलग अलग थाना इलाके में करीब आधे दर्जन लोगों की हत्या हो चुकी है। बावजूद पुलिस इन अपराधियों पर नकेल कसने में विफल साबित हो रही। ताजा मामला पसराहा थाना इलाके के पिपरपाती गांव का है।
गोपालगढ़ में यात्रियों से भरी ट्रैवलर बस हादसे का शिकार हो गई। ट्रक से मिनी बस की भिड़ंत में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को गोपालगढ़ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना बरौली के प्यारेपुर में NH-27 पर हुई। बंगाल जा रहे थे, प्यारेपुर में हम लोगों का एक बस से और ट्रक से हमारा एक्सीडेंट हो गया। उसमें एक खलासी की डेथ हो गई। साथ में हम लोग कैसे कैसे वहाँ से आए, साथ में मैं अपने भाई को भी लेकर आया हॉस्पिटल में, और यहाँ पे हॉस्पिटल में लाने के बाद मेरे भाई को इन लोगों ने इंजेक्शन लगवाया, 2 इंजेक्शन दिए इन्होंने और पट्टी वट्टी की। फिर मैं इनके पास गया तो बोला ऑक्सीजन देना पड़ेगा भाई को। फिर मैंने ऑक्सीजन दिया। फिर ऑक्सीजन लगवाने के बाद भी मेरा भाई। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।